इन्फिनिटी सक्सेस क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आज हम लोग क्लास 10th के इतिहास का पहला चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद को देखेंगे। पहला प्रश्न है कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। तो वर्तमान में यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। यूरोप जो है छठा सबसे बड़ा महादेश है और इसमें एक भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। तो बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना जो है वो वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। वियना कांग्रेस का गठन 1815 ईस्वी में किया गया था, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था और मेजनी ने खुद अपनी एक संगठन यंग यूरोप नामक एक संगठन बनाया था 1834 ईस्वी में, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो ऑस्ट्रिया जो था इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। अगला प्रश्न है कि काउंट काउर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। काउंट जो थे एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे और इनका मानना था कि इटली एवं जर्मनी का एकीकरण जो है का प्रमुख बाधा ऑस्ट्रिया है और इसलिए उन्होंने फ्रांस के साथ हाथ मिलाया और ऑस्ट्रिया को हराने के लिए उन्होंने ऐसा किया था, जिसको देखते हुए इनको प्रधानमंत्री के पद पर विक्टर इमैनुअल ने नियुक्त किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था। तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन नाविक था। गैरिबाल्डी नाविक होते हुए भी उन्होंने अपने आसपास के लोगों का एक संगठन बनाया और इटली के सिसिली और नेपल्स पर जाके आक्रमण किए। तब जाके और वहाँ के रह रहे लोगों ने इनका समर्थन किया, इसलिए क्योंकि वे बुर्बो राजवंश के जो प्रशासन थी उससे काफ़ी तंग आ चुके थे। और इस प्रकार से मेजनी के बाद इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी अपनी प्रमुख भूमिका निभा गए। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज का निर्माण किया था। हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, तो हम बिस्मार्क के साथ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। जर्मन राइन राज का निर्माण किसने किया था, बोलिए एक बार। नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जाल्बेरिन कैसी संस्था थी। तो जाल्बेरिन सबसे पहले व्यापारियों की संस्था थी, लेकिन धीरे धीरे इन व्यापारियों में अपने मातृभूमि के प्रति इनके अंदर राष्ट्रवाद का उदय हुआ और फाइनली जो है जाल्बेरिन एक क्रांतिकारियों की संस्था बन गई थी। इस प्रश्न को याद रखेंगे। रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो ये नीति बिस्मार्क के द्वारा किया गया था और बिस्मार्क जो है जर्मनी के एकीकरण के प्रमुख प्रणेता है। हम सभी जानते हैं कि जर्मनी जो है लगभग 300 छोटे बड़े राज्यों में विभक्त था, जिनको एक करने का श्रेय किनको जाता है, बिस्मार्क को जाता है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। तो 1870 ईस्वी में एक युद्ध हुआ था, सेडोन का युद्ध, जो फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांस की काफ़ी बुरी तरह से पराजय हो गई थी। बाद में इन्हीं दो देशों के बीच में एक संधि हुई जिसे हम सभी फ्रैंकफर्ट के संधि के नाम से जानते हैं और यह 1871 में हुआ था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो जो यूनान का जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान समस्त यूरोप वासियों के लिए क्या रहा, तो प्रेरणा स्रोत रहा। नेपल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी, इस बात को याद रखिएगा। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है ये इंग्लैंड में हुआ था, इस प्रश्न को भी याद रखेंगे, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूनान को कब एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया है। तो यह 1832 में यूनान जो है एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ। ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की है। तो हिगेल ने ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या की है। इन सभी प्रश्नों को अपने माइंड में जगह देंगे। एड्रियानोपुल की संधि कब हुई थी। तो तुर्की और रूस के बीच में 1829 ईस्वी में एड्रियानोपुल की संधि हुई थी। अगला प्रश्न है कि एड्रियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच में। तो तुर्की एवं रूस के बीच में कब, 1829 ईस्वी में। सेडोन का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो सेडोन का युद्ध जो हुआ था वो फ्रांस और पर्सा के बीच में हुआ था। कब हुआ था, 1870 में हुआ था और इनकी समाप्ति 1871 के फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा हुई थी। अगला है किस देश पर हंगरी है कि किस देश का हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था, यानी कि पूर्ण रूप से अधिकार था। तो ऑस्ट्रिया का जो था हंगरी पर पूर्ण अधिपत्य था। अगला है पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया। तो रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया था। अगला है 1870 में फ्रांस और पर्सा के बीच में युद्ध कहाँ हुआ था। तो फ्रांस और पर्सा के जो युद्ध हुआ था वो सेडोन का युद्ध के नाम से जानते हैं, जिसकी समाप्ति फ्रैंकफर्ट के संधि के द्वारा हुआ था 1871 में।
किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? सेडेवा का युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। इस प्रश्न को याद रखेंगे। यंग यूरोप के संस्थापक कौन था? तो मेजनी ने यंग यूरोप की स्थापना 1834 में किए थे। यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को हम यूरोप का मरीज कहते हैं। तुर्की का कुछ भाग एशिया में है और कुछ भाग यूरोप में है। जो भाग यूरोप में है उसे हम लोग इस्तांबुल कहते हैं। वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस का गठन तो 1815 में वियना कांग्रेस का गठन हुआ था। जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार कौन था? जर्मनी के एकीकरण का प्रमुख वास्तुकार बिस्मार्क थे। इस प्रश्न को याद रखेंगे, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। इटली के एकीकरण में निम्न में से किसका संबंध नहीं है? तो बिस्मार्क का संबंध नहीं है। बिस्मार्क का संबंध जर्मनी के एकीकरण से है। अगला है 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुई? तो संवैधानिक राजतंत्र की जो है शासन स्थापित हुई थी 1830 के क्रांति के बाद। अगला है जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी था? तो बिस्मार्क जो थे वो जर्मनी के एकीकरण के लिए उत्तरदायी थे। अगला है 1871 में कौन सी संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि जो थी 1871 में हुई थी।